एक है टैंजिबल्स। हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के अंदर 15,000 मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री पेरिफेरल टारगेट्स को हिट किया जी। और हमें यह पता है कि ईरान ने रिटेलिएशन में करीब 300-400 टारगेट्स को हिट किया। ये टैंजिबल है, इसमें हमारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि 15,000 टारगेट्स मारे गए और 300-400 टारगेट्स मारे गए। तो मिलिटरली इसमें सक्सेस एंड फेलियर रेशियो आप कयास लगाने की जरूरत नहीं होती मुकुंद, वो सबको पता है। हाँ, नोशनली कि इतना बड़ा पावर और इतना छोटा कंट्री फिर भी इतने दिनों तक भिड़ा रहा, यस करेक्ट। अगर आप इसको विक्ट्री मानते हैं तो मान सकते हैं, एवरीवन इज फ्री टू एसेस। तो एक टैंजिबल्स में डेटा बड़ा क्लियर है कि किसने कितने मिलिट्री डिग्रेडेशन जिसकी बात हो रही थी वो सबके सामने जी। दूसरा, शुरू से ही इन्होंने इस मिशन को, ईरान के अगेंस्ट के मिशन को आईडीएफ ने अलग नामकरण दिया था, रोरिंग लॉयन आफ्टर राइजिंग लॉयन, जो कि पिछले साल जून में हुआ था। उन्होंने एक अलग नाम पे एक अलग प्रोजेक्ट शुरू किया था और एपिक फ्यूरी अमेरिका ने किया था। तो ये जॉइंट साथ में ही कर रहे थे, बट दोनों मिशंस अलग अलग इंडिपेंडेंट थे। और ये इसकी यही वजह थी कि इजराइल को उस वक्त से पता था, 27 फरवरी के पहले से पता था कि हाफ वे थ्रू अमेरिका अंडर ओन प्रेशर्स ऑफ डेमोक्रेट्स या लेफ्ट लीनिंग या मिड टर्म में हो सकता है कि यहां से निकलना चाहेगा, जबकि इजराइल का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। उनका मिशन ईरान पे कम फोकस्ड है। सीज फायर के बाद उनका सारा मिशन लेबनान, लिटानी तक और थोड़ा बहुत गाजा में 60% से 70% तो उन्होंने ऑफिशियली बोला है हम जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर बिटवीन ट्रंप एंड नेतन्याहू, ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इन दोनों का एक कॉमन गोल है कि प्रॉक्सीज को खत्म करना है और एंटी जॉइन जो एक आइडियोलॉजी एक्सिस्ट करती है गल्फ में, एक्चुअली ग्लोबल, उसको काउंटर करना है। ये खत्म नहीं हो सकता मुकुंद, लेट अस बी वेरी क्लियर। ये एक मृग तृष्णा है, ये सोचना कि गल्फ में पीस रहेगा जब तक ज्यूज और रेडिकल लेफ्ट एक साथ को एग्जिस्ट करेगा, ये खत्म नहीं हो सकता, बट इसको मैनेज किया जाता है। तो इसीलिए ये जो प्रॉक्सीज का डिग्रेडेशन, टॉकिंग अबाउट इजराइल्स विड्रॉल, 3 दिन पहले मुकुंद उन्होंने जिस टनल को एक्सप्लोड किया है गाजा में, ये इंटरनेशनल मीडिया का कॉम्प्रोमाइज्ड सेक्शन जो उस पर फोकस नहीं कर रहा है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ वॉर। 16-17 किलोमीटर का कंक्रीट से लदा हुआ अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर स्कूल हैं, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज हैं, अस्पताल हैं और अंदर बारूद की सुरंग जिसमें हवाई यंत्र, ड्रोन्स, मिसाइल्स, उसके अंदर आप गाड़ियां चला सकते हैं। और ये छोटी मोटी ऐसे नहीं होता कि एक दिन में बन जाता है। इट टेक्स डिकेड्स टू डिग द माउंटेन्स एंड गो अंडरनीथ। गाजा के अंदर इस तरह का टनल एग्जिस्ट करता है और ये हमें पता चल रहा है अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले। B2 और B-52 ने जो ईरान में बम्बार्डमेंट करी थी 30 मीटर 25 मीटर तक, उसके अंदर खोद के रखा है सेंट्रीफ्यूज को, जो आपके मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। पहाड़ों के इतने डीप में ये बॉम्ब्स रखे गए हैं। तो इनको आप बहुत पीसफुल ना समझें, सॉरी। ये टनल एक्सप्लेन करता है द माइट एंड द थॉट ऑफ द प्रॉक्सीज, ईरानियन प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्ला हो जो अभी ईरान गए हुए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपने खमैनी साहब को लास्ट राइट्स में सम्मिलित होने के लिए, और चाहे वो हमास हो जिसने एक ऐसा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बना रखा है जो ईरान के डायरेक्ट सपोर्ट और अरबों रुपए खर्च करने के बजाय नहीं बन सकता था विदाउट एनीबॉडीज नॉलेज। चाइनीज सैटेलाइट, अमेरिकन सैटेलाइट्स, वी नेवर न्यू कि इस किस्म की टनल एग्जिस्ट करती है भरी हुई, और उसको डेटोनेट करने के लिए इंजीनियर्स, 551 यूनिट है उनकी, इजराइल की कॉम्बैट इंजीनियर्स की, उनको वार्निंग इशू करनी पड़ी अड़ोसियों पड़ोसियों को कि जो ट्रेमर्स फील होंगे वो युद्ध के या एटॉमिक एक्सप्लोजन के या भूकंप के नहीं होंगे। हम एक टनल को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, ट्रेमर्स ऑफ दैट नेचर टू चार्ज आउट द टनल, उस टनल को डिस्ट्रॉय। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन मुद्दा कि आप वहां से विड्रॉ तो तभी करें जब लेबनान और इजराइल ने वॉशिंगटन में साइन कर दिया कि लेबनान की गवर्नमेंट धीरे धीरे सदर्न बेरूत, सदर्न लेबनान में आईडीएफ को हटाएगी, साथ के साथ हिजबुल्लाह को डिजार्म करेगी
और उनकी आर्मी, मतलब लेबनान की रेगुलर आर्मी उन एरियाज का सेफ्टी बरकरार रखेगी इजराइल के लिए। ये दो देशों के बीच, दो सोवरिन नेशंस के बीच एक सिग्नेचर्स हुए हैं। अब इसमें आईआरजीसी का क्या रोल है, या वो अपने 14 पॉइंट के एमओयू में इस मुद्दे को किस हैसियत से ला रहे हैं? आई एम टॉकिंग टेक्नोलीगल, कि जब लेबनान का प्रेसिडेंट और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर एग्री कर गए हैं, वॉशिंगटन में सिग्नेचर्स कर दिए कि जी ग्रेजुअल विड्रॉल होगा आईडीएफ का सदर्न लेबनान से, उस दरमियान लेबनान की आर्मी आगे आएगी, हिजबुल्लाह को डिजार्म करेगी और उसके बाद आईडीएफ वहां से हट जाएगी एक्सेप्ट द सिक्योरिटी जोन। तो लीगल स्टैंडिंग क्या है आईआरजीसी की? इस मुद्दे पे बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानने वाले, और वर्ल्ड लीडर्स भी इस मुद्दे पे, जब दो कंट्रीज ने साइन कर दिया तो तीसरा कंट्री कह रहा है जी आप वहां पे हट जाओ, वहां से हट जाओ। कोई लीगल स्टैंडिंग यूनाइटेड नेशंस में वो क्या बोल के जाएंगे अगर दोनों नेशंस के ऑफिशियल सिग्नेटरीज ने इसको साइन कर दिया? जी मुकुंद। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया बढ़िया समझाने के लिए। और ये सवाल अभी भी हमारे मन में बार बार हम देख रहे हैं कि हमारे दर्शक पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देवनाथ जी की तरफ चलते हैं। देवनाथ सर, जिन देशों पर बल्कि ईरान ने हालिया वक्त में हमले किए, अमेरिकी 20 तबाह किए, इसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत जैसे देश शामिल रहे। अब यही देश, इनके प्रतिनिधिमंडल अभी पहुंचे हैं अंतिम संस्कार के लिए। ये सर किस तरह का मैसेज अब दोबारा दिखाने की कोशिश है? बदलती क्या कूटनीति का परिचय देता है? और जब इनकी बयानबाजी आती है हमले के तुरंत बाद, तो उसमें अमेरिकी दबाव है, क्या है ये पूरी सिचुएशन? इसको थोड़ा समझना चाहेंगे। हाँ मुकेश जी, हो ये रहा है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, सोशल और जो नॉर्मल डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, इनको जाना ही पड़ता, क्योंकि इन सब देशों में शिया लोग चाहे मेजोरिटी ना हो लेकिन काफी बड़ी तादाद में है। किसी देश में 15%, किसी देश में 25%। दूसरी बात है, इन सब देशों में जो आम गरीब तबका है, चाहे वो सुन्नी हो, वो सब ईरान के साथ और आयतुल्लाह अली खामेनी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते रहे हैं समय समय पर जी। तो इनकी अपनी एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी। नहीं तो देखिए, ये सारे जो हैं, ये तो सारे खानदानी रूलर्स हैं ना। वहां पे तो आप एक भी गल्फ कंट्री का नाम ले लीजिए, दादाजी से पिताजी को, पिताजी से बेटे को, अब बेटे से पोते को, तो इनको सबको किसी तरह से अपनी आम आवाम जो है उनको दिखाना पड़ता है बीच बीच में कि हम देवनाथ जी माफी चाहूंगा, बस एक कोई बात शायद फिरोज जी अपनी जोड़ना चाहते हैं, वो बात ले लेते हैं उनसे, फिर आपसे डिटेल में समझेंगे। हाँ फिरोज जी, आप अपनी बात जोड़ सकते हैं। जी, बेसिकली देखिए, एक तो ज़ायनिज्म का जिक्र हुआ। यूनाइटेड नेशंस का 1975 का ट्रीटी समझाइए था, ज़ायनिज्म इज रेसिज्म एंड अपार्थाइड। वो रियलिटी है। ये जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टाइन का, और उसकी आज़ादी की लड़ाई हमास लड़ रहा है, लेबनान वहां लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ रहा है। ये सब लिबरेशन मूवमेंट्स है, कोई प्रॉक्सी नहीं है। ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ये ईरान के। तो इनको प्रॉक्सी बोलना बंद कीजिए, क्योंकि वो एक वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है, हमको इस सब टर्मिनोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बता दूं कि अभी ये जो मतलब आप देखिए ट्रम्प ने क्या किया है, एमओयू में साइन किया ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में बैठ के कि सीज फायर होगा, वहां से विड्रॉ करेगा। उसके बाद वॉशिंगटन में लेबनीज सरकार और इजराइल को बुलाकर और एक अग्रीमेंट साइन करता है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना होगा और बाद में इजराइल विड्रॉ करेगा। ठीक है, ये आपको बता दूं, जो एक मैं लाहौद की बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली एमी लाहौद की बात कर रहा हूँ, जो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट रह चुके हैं लेबनान के, उनका बोलना है कि हिजबुल्लाह इज द ओनली डिफेंस लाइन फॉर लेबनान। अगर वो ना रहा तो इजराइल पर आके बेरूट में बह जाएगा। ठीक है, तो हिजबुल्लाह ने कभी इंटरनली अपने हथियार उपयोग नहीं किए। हिजबुल्लाह ने गाजा को डिफेंड करने के लिए, ये जेनोसाइड जो रेजिम है, जो ज्यूडियो नाजी रेजिम है, क्योंकि हिटलर, आज नेतन्याहू हिटलर है, वॉर क्रिमिनल है, उनका तो अरेस्ट वारंट निकला। और इस मुरलीधर की जो रिपोर्ट है वो तो क्लियर है कि बच्चों का नरसंहार कितने बड़े पैमाने पे इस बार गाजा में हुआ, और यही सब लेबनान में भी हो रहा है। ओके, और पॉइंट इज वेरी क्लियर कि ये जो अग्रीमेंट ट्रम्प ने की, ये अभी तक कोई लेबनीज पार्लियामेंट में फेल होगी। 1983 में ये हुआ था, और ये वापस नहीं फेल होगी, क्योंकि ये लोग की कोशिश है। ट्रम्प ने क्या बोला, मैं सीरिया से भिजवाता हूँ जोलानी को, अल-कायदा आइसिस को। ये तुम्हारे जो एलाइज है आज, तुम्हारे जो प्रॉक्सीज है सीरिया में, सब अल-कायदा आइसिस वाले, जिसको तुम में भेजना चाहते हो। ठीक है, तो ये भी जो अग्रीमेंट है पार्लियामेंट में फेल होने वाली है, क्योंकि कोई भी लेबनान की अवाम या पॉलिटिकल पार्टी वहां कोई सिविल वॉर नहीं चाहती। ये कोशिश इजराइल की, जो मैं नहीं काम कर सकता, वो सिविल माध्यम से, और जो लेबनीज आर्मी है वो पुलिस फोर्स के लेवल पे, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। उनको कभी ये लोग ने हथियार दिए नहीं, क्योंकि वहां भी लेबनीज आर्मी, अब समझ लीजिए कि वहां भी मेजोरिटी शिया है।
आम लोग के घर के लोग जाते हैं वो आर्मी में, तो सुन्नी शिया और जो क्रिश्चियन आम परिवारों के लोग हैं कोई हिजबुल्लाह के सामने लड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो लेबनीज पॉलिटिक्स को लेकर कभी एक अच्छी चर्चा रखे, बहुत सारी बातें आ जाएगी, मगर ये जो वेस्टर्न नैरेटिव है उसको पूरा मतलब खारिज करता हूँ, उसको पूरा चैलेंज करके ये टर्मिनोलॉजी हमारे इस पे भी सर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी समझ लेते हैं वापस देवनाथ जी से। जी देवनाथ जी, आप अपनी बात बताइए हमें। खाड़ी देशों के उन प्रतिनिधिमंडल को लेकर हम बात कर रहे थे जिनकी बयानबाजी कभी खामनेई के खिलाफ, ईरान के खिलाफ आती थी, उनके हमलों के खिलाफ आती थी। उसके बाद किस दबाव को महसूस करके वो अचानक अमेरिका से मिले, अमेरिका के पक्ष में बातें रखने लगे और अब फिर जब खामनेई का अंतिम संस्कार हुआ तो वहां पहुंचे। मुकुंद जी, हो ये रहा था कि आज से 2 साल, 1 साल, 6 महीने पहले से ही ईरान ने बार बार सारे खाड़ी देशों को कह दिया था कि अगर युद्ध हुआ तो शायद ईरान को दरकार पड़ेगी इन सारे देशों में जो अमेरिकन बेसे हैं, अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेस हैं, उन पर हमला करना। जी। अभी जब हमला किया गया तब भी हर हमले के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान का जो विदेश मंत्रालय है वो संपर्क में आया इन देशों के विदेश मंत्रालय से। जैसे ही हमला हुआ 1 घंटे के अंदर ही या तो एम्बेसी टू एम्बेसी या जो डिफेंस अटैची बता दिया गया कि देखिए हमला आप पर नहीं किया ईरान ने हमला किया है उस अमेरिकन टारगेट पर। अब होटल्स पे हमला किया हुआ है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए वहां पर मैं 27 फरवरी से पहले की बात कर रहा हूँ। खाड़ी के हर देश में मोसाद के कितने एजेंट होते थे? 5-5, 10-10। लेकिन 1 मार्च के बाद खाड़ी के हर देश में कितने मोसाद के एजेंट जमा हो गए? 400, 500। तो ये रहेंगे कहाँ पर? कहीं तो इस तरह से अमेरिका ने जब अपने वहां पे ट्रुप्स भेजे, जाहिर बात है भेजिए, एक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अगर कहीं से आ रहा है तो ये उम्मीद करना कि कुवैत की फौज कल से ही उसको ऑपरेट कर देगी, ऐसा होता नहीं है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम आया है तो अमेरिकन ट्रुप्स ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये रहेंगे कहाँ पर? डेजर्ट में, तंबू में तो नहीं रहेंगे। और इसी तरह से जब ईरान ने अमेरिकन एम्बेसीज को, जो कि उसने कहा कि एक वाजिब टारगेट है कि अमेरिका की एम्बेसी अमेरिका की सॉयल है, भले ही वो कुवैत में हो या यूएई में हो, अटैक किया तो अमेरिका स्टाफ भाग के कहाँ रहेगा? वो भी होटल में है। तो एक चीज जो मैं बता देता हूँ, जो कि पर्सनल नॉलेज से बोल रहा हूँ, कि इन सब होटल में जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, उन सब की सिंपैथी इन सब 5 स्टार होटल्स में ईरान के प्रति है। तो वो आके ईरान की इंटेलिजेंस जो उनके हैंडलर हैं उनको बता देते हैं कि हमारे होटल में अभी फिलहाल 40 अमेरिकन और 20 इजरायली ठहरे हुए हैं, इस फ्लोर में हैं, और रूम नंबर यही है जो कि पूरब की तरफ पड़ता है। इतना उनका समर्थन है लोकल अवाम में जी। और फिर ईरान इन होटल पर हमला करता था। तो देखिए पेजेश्कियन भी गए, पेजेश्कियन ने खुद भी फोन किया ये कह के कि हमने जो हमला कर दिया, सॉरी, गलती से आपके देश पे हमला किया, लेकिन आप कृपया इसको अपने देश पर हमला मत मानिए, ये हमला हमने अमेरिकन जो एसेट्स हैं उस पर किया। बाकी क्योंकि मैं एयरफोर्स में मैं बताता हूँ, जब आप 100 मिसाइलें दागते हैं मुकुंद जी, तो उसमें से करीबन 25% मिसाइलें दाएं बाएं चली जाती हैं, चाहे वो ह्यूमन एरर की वजह से हो, चाहे वो टेक्निकल से वजह हो। तो सिविलियन एरिया में कुछ मिसाइल्स गिरे हैं, नुकसान हुआ है। एक और चीज, लास्ट सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि जब ईरान ने मिसाइलें दागे या अपने ड्रोन दागे, तो उस पर जब अमेरिकन या खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम ने फायर किया, हिट हुआ, तो उसके डेब्रीज भी सिविलियन इलाके पे गिरे। तो खाड़ी के इन सारे देशों को मालूम है कि असल में नुकसान इतना ईरान की वजह से नहीं हुआ। तो इसीलिए दिल ही दिल में ये जानते हैं कि ठीक है, अमेरिका के लिए सिर हिलाते रहो, हाँ में हाँ बोलते रहो, लेकिन ये लोग गए हैं। और भविष्य में आप देखिए, जैसे ये युद्ध खत्म होगा, खाड़ी के सारे देश फिर से मित्र बन जाएंगे ईरान के। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.